द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के एक ऐसे आर्किटेक्ट पर जिनकी नीतियों पर आप कह सकती हैं आज भी जोरदार बहस होती है। जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के बाद भारत के सामने गरीबी थी, बंटवारे का जख्म था और दो महाशक्तियों में बटी दुनिया की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे में नेहरू ने देश को एक रास्ता दिखाया। और आज हमारी बहस का बड़ा सवाल यही है, क्या नेहरू की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति और समाजवादी आर्थिक मॉडल उस समय के भारत के लिए एक दूरदर्शी और मजबूत नींव थी, या फिर ये नीतियां सुनने में तो बहुत अच्छी थी लेकिन असलियत में उनसे फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ, जिसका असर देश ने दशकों तक महसूस किया। और मैं ये तर्क दूंगी कि नेहरू की नीतियों में आदर्शवाद इतना ज्यादा था कि वो जमीनी हकीकत से दूर हो गईं, जिसके चलते भारत को विदेश नीति से लेकर आर्थिक मोर्चे तक भारी कीमत चुकानी पड़ी। और मैं ये पक्ष रखूंगा कि नेहरू की नीतियां उस समय की मुश्किल परिस्थितियों के लिए बिल्कुल सही थीं और उन्होंने ही एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक भारत की नींव रखी। तो चलिए शुरुआत विदेश नीति से ही करते हैं। मेरे हिसाब से गुटनिरपेक्षता की नीति कोई आदर्शवादी सपना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक कदम था। सोचिए, एक नया आजाद हुआ देश जो अभी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा है। दुनिया दो खेमों में बटी है, अमेरिका और सोवियत संघ। ऐसे में किसी एक गुट में शामिल होने का मतलब था अपनी विदेश नीति की आजादी को एक तरह से गिरवी रख देना। नेहरू ने तीसरा रास्ता चुना, जिससे भारत अपनी संप्रभुता बचाए रख सका, और जो 29 अप्रैल 1954 का पंचशील समझौता था, वो इसी सोच का नतीजा था कि हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। पर क्या ये व्यवहारिक कदम असल में काम आया? देखिए, कागज पर तो पंचशील और गुटनिरपेक्षता बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल दुनिया की राजनीति वो सिद्धांतों पर नहीं, शक्ति संतुलन पर चलती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 1962 में मिला। जब चीन ने हम पर हमला किया तो हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति हमें बचाने नहीं आई। ना अमेरिका पूरी तरह हमारे साथ खड़ा हुआ, ना सोवियत संघ। हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगभग अकेले पड़ गए। तो क्या एक ऐसी विदेश नीति को सफल माना जा सकता है जो देश की सीमाओं की ही रक्षा न कर पाए? मैं मानता हूं कि 1962 का युद्ध एक बहुत बड़ा झटका था, एक राष्ट्रीय सदमे जैसा था, लेकिन पूरी नीति को सिर्फ एक घटना के आधार पर खारिज कर देना वो ठीक नहीं है। 1962 की हार चीन के धोखे का नतीजा थी, ना कि गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत की विफलता का। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इसी नीति के कारण भारत दोनों गुटों से जरूरत के मुताबिक मदद ले पाया। हमने सोवियत संघ से सैन्य और औद्योगिक मदद ली, तो अमेरिका से खाद्य सहायता भी ली। अगर हम किसी एक कैंप में होते तो यह मुमकिन नहीं हो पाता। यह अलगाववाद नहीं था, यह अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ने का तरीका था। लेकिन किस कीमत पर? हम दोनों गुटों से थोड़ी थोड़ी मदद लेते रहे, पर किसी के भी आप कह सकती हैं भरोसेमंद साथी नहीं बन पाए। नतीजा ये हुआ कि जब हमें एक मजबूत रणनीतिक सहयोगी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कोई नहीं था। मुझे लगता है कि नेहरू का आदर्शवाद कि हम दुनिया को एक नैतिक रास्ता दिखाएंगे, वो हमें ले डूबा। 1962 की हार सिर्फ एक सैनिक हार नहीं थी, वो उस सपने की हार थी। और शायद उसी हार ने भारत के विदेश नीति में उस यथार्थवाद यानी रियलिज्म की शुरुआत की, जो आज तक हमारी सोच का हिस्सा है। आपकी बात में कुछ वजन है कि उस हार ने हमारी सोच को बदला, लेकिन चलिए अब देश के अंदर की बात करते हैं, आर्थिक मॉडल की। हाँ, और मुझे लगता है कि विदेश नीति की यही कमजोरी कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक मॉडल से भी जुड़ी थी। एक कमजोर अर्थव्यवस्था एक मजबूत विदेश नीति नहीं चला सकती, और नेहरू का आर्थिक मॉडल, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसने देश को दशकों तक धीमी गति से विकास की पटरी पर डाल दिया। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप उस समय की स्थिति को देखिए। आज़ादी के समय भारत में निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी पूंजी कहाँ थी कि वो बड़े बड़े स्टील प्लांट, बांध या भारी मशीनरी के कारखाने लगा सके। अगर सरकार आगे बढ़कर भाखड़ा नांगल जैसे बांध और भिलाई, राउरकेला जैसे स्टील प्लांट नहीं लगाती, तो क्या भारत का औद्योगिक विकास शुरू भी हो पाता? ये सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर उस समय की जरूरत थी, कोई शौक नहीं। पंचवर्षीय योजनाओं ने देश के विकास का एक खाका तैयार किया। जरूरत थी, ये मैं मानती हूँ। शायद शुरुआती 10-15 साल के लिए ये मॉडल सही भी था, लेकिन समस्या ये हुई कि ये जरूरत हमारी आदत बन गई और दशकों तक चलती रही। इसी मॉडल ने लाइसेंस राज को जन्म दिया, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई भी छोटा बड़ा उद्योग शुरू करने के लिए सरकार से दर्जनों अनुमतियां लेनी पड़ती थी। इस लाल फीताशाही ने तो देश में उद्यम और प्रतिस्पर्धा को ही खत्म कर दिया। लेकिन लाइसेंस राज के पीछे की सोच को भी तो समझिए। सोच ये थी कि देश के जो संसाधन हैं वो कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के हाथ में न चले जाएं। सरकार विकास को नियंत्रित करके देश के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहती थी।
लक्ष्य सिर्फ विकास नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना था। इरादे नेक हो सकते हैं, पर नीयत से नीतियां नहीं चलती, नतीजों से चलती हैं। और नतीजा क्या हुआ? हमारी आर्थिक विकास की दर दशकों तक 3 से 4% पर अटकी रही, जिसे दुनिया में मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाने लगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार 1991 में हमें इसी नेहरूवादी मॉडल को छोड़कर आर्थिक सुधारों का रास्ता अपनाना पड़ा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो ढांचा लंबे समय के लिए टिकाऊ नहीं था। क्या एक मॉडल को 40 साल तक खींचना एक गलती नहीं थी? शायद उसे समय के साथ बदलने की जरूरत थी, ये माना जा सकता है, लेकिन उस नींव के बिना 1991 के सुधार भी शायद मुमकिन नहीं होते। खैर, एक ऐसा क्षेत्र है जहां मेरे ख्याल से नेहरू के योगदान पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और वो है भारत की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष नींव। बिल्कुल, और मैं ये मानती हूँ कि ये नेहरू की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है। जिस तरह उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत किया, एक आज़ाद न्यायपालिका और प्रेस का सम्मान किया, वो कमाल का था। खासकर उस माहौल में जब बंटवारे की वजह से पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, तब धर्म को राजनीति से अलग रखकर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का सिद्धांत अपनाना एक बहुत ही साहसिक और दूरदर्शी कदम था। आज हमारा लोकतंत्र अगर जिंदा है तो उसकी जड़ें वहीं हैं। तो फिर इस पर हमारी असहमति कहाँ है? असहमति इस बात पर नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इस बात पर है कि उन्होंने इसे कैसे किया। उनके लोकतंत्र के मॉडल में और गांधी के मॉडल में एक बुनियादी फर्क था। नेहरू एक मजबूत केंद्र सरकार के पक्ष में थे, जो ऊपर से नीचे की ओर विकास को निर्देशित करे, जबकि गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे, जहां शक्ति और विकास का केंद्र गांव हो। क्या नेहरू के मॉडल से सत्ता का बहुत ज्यादा केंद्रीकरण नहीं हो गया? लेकिन एक नया बना देश जो 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर बनाया गया हो, उसे एक साथ रखने के लिए एक मजबूत केंद्र की जरूरत नहीं थी क्या? अगर उस समय हम विकेंद्रीकरण की बात करते तो शायद देश की एकता को ही खतरा हो सकता था। शायद, लेकिन इसका एक और पहलू भी देखिए। 1952 में नेहरू ने बड़े उत्साह के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका मकसद गांवों का विकास करना था। लेकिन ये बुरी तरह फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक टॉप डाउन मॉडल था। योजनाएं दिल्ली में बनती थीं और अधिकारियों के जरिए गांवों पर थोपी जाती थीं। आम लोगों की उसमें कोई सीधी भागीदारी नहीं थी। ये नेहरू और गांधी की सोच के फर्क को साफ दिखाता है। गांधी चाहते थे कि विकास का मॉडल गांव से शुरू हो, जबकि नेहरू का मॉडल केंद्र से गांव की ओर गया। मैं आपकी आलोचना को समझता हूं, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि उस समय की चुनौतियों को देखते हुए एक स्थिर और मजबूत केंद्र पहली प्राथमिकता थी। चलिए इस चर्चा को समेटते हैं। मेरे हिसाब से जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद की बेहद मुश्किल और तूफानी परिस्थितियों में भारत के जहाज को एक स्थिर, लोकतांत्रिक और आधुनिक दिशा दी। हाँ, उनकी नीतियों में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने उस भारत की नींव रखी जिस पर हम आज खड़े हैं। विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग और इनकोस्पार जैसी संस्थाएं बनाना उनकी दूरदर्शिता को ही दिखाता है। वहीं मेरा मानना है कि नेहरू की विरासत को सिर्फ सफेद या काले में नहीं देखा जा सकता। ये काफी मिलीजुली हैं। लोकतंत्र और संस्था निर्माण में उनका योगदान अमूल्य है, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन उनकी विदेश और आर्थिक नीतियां एक ऐसे आदर्शवाद से भरी थीं जो जमीनी हकीकत की परीक्षा में अक्सर खरी नहीं उतरी। 1962 की हार और दशकों तक धीमी आर्थिक रफ्तार उसी आदर्शवाद के नतीजे थे। उनके इरादों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उनकी नीतियों के परिणामों का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम उनके फैसलों के पीछे की सोच और उस समय के हालात दोनों को समझें। नेहरू के योगदान का मूल्यांकन करते समय किसी भी एक पक्ष को पकड़ लेना आसान है, लेकिन एक गहरी और सूक्ष्म समझ तब बनती है जब हम इन दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ रखकर देखते हैं, उनके सपनों को भी और उन सपनों की हकीकत को भी।